नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का प्रयास कर रहे थे, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज इस वीडियो में हम यहाँ के लिपि कैसे थे, उत्खनन कैसे किया जाता है, आदि चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट कीजिए और समझते रहिए। साथ ही जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, पहले उनको देख लीजिए ताकि आज आप सभी को बेहतर समझ में आ सके। तो देखिए, पहले देखते हैं लिपि। यहाँ का लिपि कैसा था। लिपि, यदि लिपि की बात करें तो यहाँ जो जो लिखा हुआ मिला है उसकी आकृति, यदि देखिए लिखावट कैसा है तो दाएं से बाएं ओर, अर्थात ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। तो पहला लाइन हम क्या देखते हैं, फर्स्ट लाइन यदि देखें तो क्या है, दाएं से बाएं। फर्स्ट लाइन दाएं से बाएं। और यदि सेकेंड लाइन देखते हैं तो ये कैसा है, तो बाएं से दाएं ओर। सेकेंड लाइन बाएं से दाएं ओर। यदि इन आकृति को देखें तो ये भाव चित्रात्मक आकृति है। तो पहला लिपि कैसा है, तो यदि बोले लिपि कैसा है तो भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक है। ये यदि देखते हैं तो कैसा आकृति बन रहा है, सर्प के जैसा, तो सर्पिलाकार। सर्पिलाकार, इसे ही मुद्रिका लिपि कहा जाता है। गौमुद्रिका लिपि, इसे ही ब्रुस्टोफेदस लिपि कहा जाता है। ब्रुस्टो ब्रुस्टोफेदस ब्रुस्टोफेदस लिपि। तो क्या देखें लिपि कैसा है, तो भाव चित्रात्मक, सर्पिलाकार, गौमुद्रिका और ब्रुस्टोफेदस लिपि यहाँ के हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के। यदि बोले ये साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, लिपि के साक्ष्य यदि देखिए, साक्ष्य, ये साक्ष्य जो है कि हड़प्पा के कब्रिस्तान एच से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के कब्रिस्तान एच से प्राप्त हुए हैं। और यदि देखें अंकन कहां से प्राप्त हुआ है, अंकन क्या है, तो मोहरों पर उत्कीर्ण लेख। मोहरों पर उत्कीर्ण लेख। ये धोलावीरा, ये जो है कि कहां से प्राप्त हुआ है, तो धोलावीरा सूचना पट मिला है। धोलावीरा के सूचना पट। ये जो हम देख रहे हैं लिपि, इस लिपि में सर्वाधिक किस अक्षर का उपयोग है, यदि बोले सर्वाधिक किस अक्षर का उपयोग है, सर्वाधिक अक्षर, तो उल्टा यू है। यू ऐसा होता है तो यहाँ पे क्या है, उल्टा यू। उल्टा यू। और यदि देखें सर्वाधिक आकृति किसका मिलता है, तो मछली का। सर्वाधिक आकृति
मछली का ऐसा आकृति मिलता है यहाँ से। मछली का। ये जो लिपि है इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो ये एक लाइन भी लिख देते हैं। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए इसे किस काल में रखते हैं, तो अर्ध ऐतिहासिक काल। तो देखिए हम क्या देखे लिपि के बारे में, तो यहाँ का लिपि कैसा है, तो पहला हम देखे भाव चित्रात्मक। यहाँ जो जो भी लिपि है उसमें चित्र का भाव स्पष्ट होता है थोड़ा थोड़ा। और क्या है, ये सर्पिलाकार, यदि देख रहे तो कैसा है, ये सर्पिलाकार नजर आ रहा है। इसे ही क्या कहा जाता है, गौमुद्रिका लिपि कहा जाता है। और किस नाम से जानते हैं, तो वृष्टोफेदस फेदम के नाम से जाना जाता है। इसमें फर्स्ट लाइन कहाँ से शुरू होता है, तो दाईं ओर से और बाईं ओर जाते हैं ऐसे करके। और सेकेंड लाइन देखे तो बाएं से दाएं ओर आती है। ये जो हम लिपि देख रहे हैं यहाँ पर, ये लिपि, ये लिपि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा के कब्रिस्तान एच से प्राप्त हुआ है। और अंकन यदि देखें तो ये अंकन क्या होता है, मोहरों पर लिखा गया लेख। ये मान लेते हैं ऐसा करके मोहर है, इस पर जो लेख लिखे हैं उसे क्या कहा जाता है, अंकन। तो ये अंकन कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो धोलावीरा के सूचना पत्र, धोलावीरा में जो है कि एक सूचना पत्र मिला, पट मिला है जिसमें ये अंकन देखने को मिलते हैं। तो सर्वाधिक अक्षर किसका है इस लिपि में, तो उल्टा यू है। क्या है, उल्टा यू। और यदि देखें सर्वाधिक आकृति किसका मिला है, तो मछली का मिला है। ये जो लिपि है इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिसके कारण इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब उत्खनन के बारे में देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा उत्खनन। उत्खनन, उत्खनन इसका कैसे किया गया है, तो दो रूपों में किया जाता है, लंबवत और क्षैतिज। यदि लंबवत की बात करें तो मान लेते हैं ये पृथ्वी है, यहाँ पर पेड़ पौधे सब उगे हुए हैं, यहीं पर जो है कि जीव जंतु मनुष्य सब है। और इसके बाद पृथ्वी का दूसरा लेयर आता है, इसके अंदर और यदि जाए तो दूसरा लेयर आता है, इसके अंदर और लेयर आता है, इसके बाद पानी आ जाते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये पानी है। तो यदि लंबवत हम करें, तो लंबवत जब हम खुदाई करेंगे, उत्खनन करेंगे, तो मान लेते ये एरिया है, हम उत्खनन जो कर रहे हैं, ये एरिया में हम उत्खनन कर रहे हैं, ऐसे करके लंबवत करेंगे तो क्या आ जाएगा, देख रहे हैं बहुत सारा परत आ रहा है, जिसके कारण ये क्या है, जलीय परत है, जल है, जलीय परत। जलीय परत होने के कारण नीचे हम खुदाई नहीं कर पाएंगे। ये लंबवत जो खुदाई होता है, उत्खनन जो होता है, ये सस्ता होता है। क्या होता है, सस्ता। लंबवत उत्खनन लिखिएगा या खुदाई, क्षैतिज खुदाई या उत्खनन। ये जो लंबवत है ये क्या होता है, सस्ता होता है।
सस्ता, अर्थात कम खर्च इसमें आता है, कम खर्च। और इससे जो है कि सीमित क्षेत्रों पर ही हम जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, कम क्षेत्रफल पर, कम क्षेत्रफल पर। तो क्या इससे हम किसी बड़ा एरिया के बारे में हम जान सकते हैं, यहाँ की सभ्यता कैसा था? तो नहीं जान सकते, क्योंकि इससे हम लंबवत खुदाई करते हैं। मात्र हम इस सिद्ध में क्या है इनको जान सकते हैं, इसमें इसके बगल में क्या है नहीं जान सकते हैं। तो भारत में यही प्रचलित है, क्योंकि भारत के पास पैसा कम है। भारत में प्रचलित, भारत में प्रचलित विधि, तो भारत में कौन सा प्रचलित विधि है? तो लंबवत उत्खनन। और यदि क्षैतिज की बात करें, यह मान लेते हैं एरिया है, हम इसमें क्षैतिज खुदाई करेंगे, ये मान लेते हैं ये सब एरिया को हम खोदते गए, तो ये इसमें क्या आएगा? खर्च अधिक आएगा, महंगा है तो इसमें खर्च अधिक आएगा, खर्च अधिक। और यदि क्षेत्रफल की बात करें तो अधिक क्षेत्रफल पर ऐसा खुदाई होगा, क्षेत्रफल अधिक। तो हमें इससे व्यापक जानकारी प्राप्त होगा, इससे कम जानकारी प्राप्त होगा, कम जानकारी। इससे हम बड़े एरिया में कर रहे हैं, बड़े क्षेत्रफल में कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? अधिक जानकारी प्राप्त होगा, अधिक जानकारी। तो अभी तक हम क्या देखे? उत्खनन जो किया गया है भारत में सभ्यता का, वो दो रूपों में है, लंबवत खुदाई और क्षैतिज उत्खनन। यदि लंबवत को देखें तो ये सीमित क्षेत्र में होते हैं, इसी कारण ये सस्ता होता है, इससे कम क्षेत्रफल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। और क्या देखें, ये विधि जो है भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। और ये एक दूसरा विधि देखें हम, क्षैतिज खुदाई, इसमें एक एक क्षैतिज दिशा में खुदाई की जाती है, तो ये क्या होते हैं? खर्चीले होते हैं, इसमें समय भी अधिक लगता है। इससे जो है कि अधिक बड़ा क्षेत्र में हम खुदाई कर पाते हैं, जिसके कारण हमें अधिक जानकारी प्राप्त होता है। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब इनके विस्तार को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ है? हेडिंग दीजिएगा विस्तार। यदि विस्तार को देखें तो इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत में भी सर्वाधिक स्थल यदि देखें तो गुजरात से प्राप्त हुआ है, सर्वाधिक स्थल गुजरात। से प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक स्थल कहां से प्राप्त हुआ है? भारत, भारत में भी कहां से? तो गुजरात से। उसके बाद पाकिस्तान में, अफगानिस्तान से मात्र 2 स्थल प्राप्त हुए हैं, 2 स्थल। ये 2 स्थल कौन है? सुतगोई, सुतगोई और मुंडी काक, मुंडी काक। अब यदि देखें हम इसको एक फिगर के माध्यम से देखते हैं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो उत्तर में यदि देखें तो कहां तक विस्तार है? उत्तर में क्या है?
मांडा। मांडा। ये मांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। ये किस नदी के किनारे है? तो चिनाव नदी। चिनाव नदी। और यदि दक्षिण की बात करें तो यहाँ है दाइमाबाद। 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 ये दाइमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। एमएच। ये एमएच से क्या है? महाराष्ट्र। किस नदी के किनारे? तो परवरा नदी के किनारे है। परवरा नदी। और यदि पूर्व में देखें तो यहाँ है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। ये मेरठ यूपी में है। मेरठ यूपी। ये किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी। हिंडन नदी। और इधर यदि देखें तो सुतका गेडोर है। सुतका गेडोर। मकरान बलूचिस्तान में। मकरान बलूचिस्तान। किस नदी के किनारे? किनारे तो दासक नदी के किनारे। दासक नदी। और यदि देखें इसकी यदि पूरब से पश्चिम की लंबाई देखें, ये लंबाई तो ये 1600 किलोमीटर है। कितना है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। और यदि इसका उत्तर से दक्षिण की यदि लंबाई देखें, ये कितना है? 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। तो अभी तक हम क्या देखे? विस्तार में देखे कहाँ कहाँ इसके क्षेत्र मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। तो पहला देखे भारत से मिला है, उसके बाद पाकिस्तान से मिला है, अफगानिस्तान से मिले हैं। भारत में तो सर्वाधिक मिले हैं, लेकिन भारत में सर्वाधिक में भी कहाँ से सर्वाधिक मिला है? तो गुजरात में। उसके बाद पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में मात्र 2 स्थल मिले हैं। सुतका सुतगोई सुतगोई और मुंडी गाक। और यदि देखिए एक मैप में देखें इसके उत्तर दक्षिण सब में क्या है, तो हम क्या देखें? नॉर्थ में क्या है? मांडा। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ये है चिनाव नदी के किनारे। और यदि देखिए दक्षिण में क्या है? दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। यहाँ परवरा नदी है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा किस नदी के किनारे दक्षिणतम बिंदु है या पूर्व का है, तो इन सभी को याद रखिएगा। और यदि पूर्व में देखें तो आलमगीरपुर है, ये मेरठ यूपी में है। ये किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे। और इसके पश्चिम में क्या है? सुतका गेडोर। ये है मकरान बलूचिस्तान में। ये किस नदी के किनारे है? तो दासक नदी के किनारे। और यदि देखें इसका पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है? तो 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 1400 किलोमीटर है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। सतगोई, यहाँ पर रेफ होगा। चलिए इसको मिटाते हैं और एक मैप में देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? विस्तार। विस्तार में अब हम देखते हैं इसकी आकृति कैसी है। आकृति। आकृति की यदि बात करें त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार। ये आकृति त्रिभुजाकार है, तो भारत में कैसा है उनको हम बताने का प्रयास करते हैं।
ये मान लेते हैं भारत का मैप है, और इसकी यदि देखें भारत में कैसे है, तो यहाँ मान लेते हैं महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र MH, और यहाँ पे क्या है, जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे सुतका गेडोर है, सुतका गेडोर। यदि हम इसको मिलाएं तो कैसा आकृति बनेगा, त्रिभुजाकार बनेगा। ये ऐसे करके हैं भारत में, तो इसका आकृति कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। और यदि बोले हम इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और यदि बोले सबसे उत्तरतम बिंदु कौन से हैं, सबसे उत्तरतम बिंदु, ये जो लिखे हैं अफगानिस्तान के सुतका गेडोर और मुंडी का, यही है। तो अफगानिस्तान के कौन कौन, तो सुतका गेडोर, सुतगोई, और क्या है, मुंडी गाक, मुंडी गाक। तो क्या देखे हम, विस्तार में देखे हम आकृति कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। इसे भारत के मैप में भी समझने का प्रयास किए। और यदि बोले क्षेत्रफल कितना है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये लगभग लिखिएगा। और सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो अफगानिस्तान के सुतका गेडोर मुंडी गाक है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखने का प्रयास करेंगे इसके निर्माता कौन है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है, अर्थात इनका निर्माण किसने किया। हेडिंग दीजिएगा निर्माता। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। ट्रिक बहुत इजी है, प्रभु से अल्प मांगो, प्रभु से अल्प मांगो, अल्प मांगो। तो प्रभु, प्र से क्या हो जाएगा, प्र से प्रोटो ऑस्ट्रेलियन, प्रोटो ऑस्ट्रेलियन, और भू से क्या हो जाएगा, भूमध्य सागरी, भूमध्य, भूमध्य सागरीय। इसे ही द्रविड़ कहा जाता है, द्रविड़। सर्वाधिक साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक साक्ष्य। इसे ही जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना जाता है, सेधव सभ्यता का निर्माता, सेधव सभ्यता के निर्माता। सर्वाधिक उपर्युक्त इसे ही माना जाता है। और अल्प से क्या हो जाएगा, ये से जो लिखे हैं, से का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, और अल्प से हो जाएगा अल्पाइन, अल्पाई। और मांगो से हो जाएगा मंगोलियन, मंगोलियन। तो हम क्या देखें, निर्माता कौन है, तो
प्रभु से अल्प मांगो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियन। भूमध्य सागरी, अल्प से अल्पाइन, मांगो से मंगोलियन। ये भूमध्य सागरी जिसे द्रविड़ कहते हैं, यहाँ से सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसलिए जो है कि इसे सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसे ही कहा जाता है सेधप सभ्यता के निर्माता। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कौन है? तो भूमध्य सागरी है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। एक पॉइंट और हम लिखाते हैं, यह कैसा सभ्यता है? तो मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। यह एक सत्तात्मक मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। तो यह एक कैसा सभ्यता है? मात्र सत्तात्मक सभ्यता है, अर्थात यहाँ पे माता का अधिक महत्व है, माता। और ऐसा ही एक और हम देखेंगे, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, यहाँ जो है कि पुत्र का नाम माँ के नाम से जुड़ा होता था, तो इससे भी पता चलता है कि ये भी मात्र सत्तात्मक होंगे। लेकिन यहाँ पर जो है कि पिता का अत्यधिक महत्व होता था। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें और अधिक जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। यदि मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।